नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी मेन टॉपिक पर जाने से पहले अपन देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज आपके सामने कौन से शब्द है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो पारिभाषिक शब्दावली की आपके सामने जो दो शब्द है उनमें पहला शब्द है HABAS और उसके बाद है हैबियस और उसके बाद कॉरप्स। हैबियस कॉरप्स, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, हैबियस कॉरप्स। हिंदी अर्थ क्या होता है? देखिए, हालांकि आपका हैबियस कॉरप्स शब्द नहीं सुना हुआ होगा, परंतु राजनीति में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक पॉलिटिक्स का शब्द है। राजनीति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है वो अक्सर काम में लिया जाता है। तो उसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैबियस कॉरप्स। उसके बाद देखते हैं दूसरे शब्द को। तो दूसरा शब्द कौन सा है? तो दूसरा शब्द आपके सामने है HIERARCHY, हायरार्की, जिसे अपन यूं लिख सकते हैं, हायरार्की। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, इसको वैसे तो अपन पद सोपान कहते हैं। पद सोपान का मतलब होता है, सोपान अपन कहते हैं सीढ़ी को। तो पदों की सीढ़ी कौन सी होगी? पहले नीचे का पद, उसके बाद ऊपर का, उसके बाद ऊपर का, इस प्रकार से उसको ही अपन क्या कहते हैं? पद सोपान या हायरार्की कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रीट की एग्जाम दे रहे हो, तो 3rd ग्रेड टीचर के लिए, उसके ऊपर 2nd ग्रेड, फिर 1st ग्रेड, फिर कॉलेज में, तो कॉलेज में लेक्चरर। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर की ओर जो पद बढ़ते जाते हैं, पद क्रम जो होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? पद सोपान या हायरार्की। इसके लिए एक बार जब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन था उत्क्रम। तो उत्क्रम भी अपन किसे कहते हैं? भी ऊपर के क्रम को ही उत्क्रम कहते हैं। तो इसलिए हायरार्की का अर्थ उत्क्रम भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक शब्द और भी आता है, धर्म सत्ता। धर्म सत्ता भी इसका अर्थ माना जाता है। तो ये थे दो शब्द, हैबियस कॉरप्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण और हायरार्की यानी पद सोपान। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थानी के शब्द। तो राजस्थानी में पहले आपके सामने शब्द है टोडियो। अब ये टोडियो क्या होता है? तो टोडियो कहते हैं ऊंटनी का बच्चा या ऊंट का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं टोडियो, ऊंट का बच्चा। उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा शब्द है। तो एक शब्द आता है उरणियो। उरणियो या उरियो भी उसे कह दिया जाता है। अब ये क्या होता है? ये भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा। तो भेड़ के बच्चे को उरियो या उरणियो कहा जाता है, जबकि ऊंटनी के बच्चे या ऊंट के बच्चे को टोडियो कहा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये रहे आज की क्लास के प्रमुख 4 शब्द, जिनमें हैबियस कॉरप्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हायरार्की यानी पद सोपान, टोडियो यानी ऊंट का बच्चा और उरणियो या उरियो यानी भेड़ का बच्चा। बढ़ते हैं अपन मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपना टॉपिक चल रहा था संधि। और संधि में भी अपन कौन सा भेद यहाँ पर देख रहे थे? तो देखिए, संधि पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में अपनों ने स्वर संधि का 5वां भेद कंप्लीट किया है। स्वर संधि के 5 ही भेद होते हैं, अर्थात कल की क्लास में अपनों ने स्वर संधि को कंप्लीट किया। तो जाहिर सी बात है कि आज अपन दूसरा भेद शुरू करने वाले हैं। तो संधि, और संधि में भी आज की क्लास में अपन किसको पढ़ेंगे? दूसरे भेद को। और दूसरा भेद कौन सा माना जाता है? व्यंजन संधि माना जाता है। अब व्यंजन संधि में यदि अपन देखें तो थोड़ा सा पीछे जाइए और याद कीजिए उस क्लास को जिस दिन अपनों ने संधि शुरू किया था, संधि टॉपिक को शुरू किया था। उस दिन अपनों ने क्या देखा था? मैंने आपको बताया
कि भाई व्यंजन संधि के लिए एक चीज आवश्यक है, और वो चीज कौन सी आवश्यक है कि व्यंजन संधि में कम से कम एक तरफ, कम से कम एक तरफ, कम से कम का मतलब है कि दोनों तरफ भी आ सकते हैं, परंतु कम से कम एक तरफ तो व्यंजन आना आवश्यक माना जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ उस दिन मैंने ये भी बताया था कि भाई व्यंजन संधि में 3 स्थितियां होती है, 3 कंडीशंस मानी जाती है जहां पर व्यंजन स्थिति होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इसी चीज को अपन आगे और अच्छे से विश्लेषित कर सकते हैं, किसमें, 3 परिस्थितियों में। तो 3 परिस्थितियां कौन सी, देखिए। पहली परिस्थिति इस प्रकार से भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए कि यहां पर आ जाए व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो तो भी संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि कम से कम एक तरफ तो व्यंजन आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है दिक जोड़ अंत। अब शब्द बनता है दिगंत, क्यों बनता है और कैसे बनता है ये अपन आगे समझ लेंगे, परंतु ये शब्द भी किस में जाएगा, व्यंजन संधि में। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर तो ये स्वर तो है नहीं, इसमें व्यंजन है और उसके बाद स्वर, तो व्यंजन और स्वर दोनों इस प्रकार की कंडीशन होने के बाद भी संधि कौन सी मानी जा रही है, व्यंजन संधि मानी जा रही है। दूसरी कौन सी स्थिति होगी, अपनों ने यहां पर देखा कि कुल 3 स्थितियां मानी जाती है। तो दूसरी स्थिति यदि इस प्रकार से आ जाए कि भी स्वर पहले आ जाए और व्यंजन बाद में आ जाए, तो भी संधि तो कौन सी मानी जाएगी, वही व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है वी और उसके साथ आपने जोड़ा साध, तो शब्द क्या बना, विषाद बना। क्यों बना, कैसे बना, ये अपन शुरू करने जा रहे हैं, तो आगे नियमों के तहत सारी की सारी चीजें देख लेंगे। यहाँ पर अपने को ये समझना है कि भी वह के बाद कौन सा स्वर है, यहाँ पर ई स्वर है, यहाँ पर तो स्वर है ई, तो स्वर, ये तो हमारी यहाँ पे शर्त। अब आगे स आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है, तो स्वर प्लस व्यंजन में भी संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी स्थिति कौन सी हो सकती है कि भाई यहां पर तो अपनों ने देखा व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, अगर दोनों तरफ व्यंजन आ जाए तो भी संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। तो दोनों तरफ व्यंजन पर भी व्यंजन संधि मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है उद और इसके साथ है लास। अब ये 2 शब्द है, इनका संधि शब्द क्या बनेगा, उल्लास बनेगा, उल्लास बनेगा। परंतु यहां पर अपने को ये नहीं देखना कि क्यों बनेगा, यहां पर अपने को इतना समझना है कि भी इस शब्द में कौन सी संधि मानी जाएगी, व्यंजन संधि। जबकि यहां पर देखिए ये भी व्यंजन है और उसके बाद ल, ये भी व्यंजन है, यानी दोनों तरफ व्यंजन आया तो भी संधि कौन सी मानी गई, व्यंजन संधि ही मानी गई। तो इस प्रकार से अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है, पहले कम से कम एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, दूसरी तीनों स्थितियों में व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। जैसे व्यंजन जोड़ स्वर आ जाए या स्वर जोड़ व्यंजन आ जाए या व्यंजन जोड़ स्वर आ जाए, तीनों ही स्थितियों में संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं व्यंजन संधि में आगे। तो यहां पर अपन व्यंजन संधि शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो देखते हैं कि भाई ये है क्या। तो क्या में अपनों ने देख लिया व्यंजन संधि, कम से कम एक तरफ व्यंजन वर्ण आए तो वहां पर जो संधि मानी जाएगी वो संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि मानी जाएगी। अब ये जो व्यंजन संधि है उसके भेदों की यदि अपन बात करें तो मैं यहां पर सबसे पहले क्लियर कर देती हूं कि भाई व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते। जिस प्रकार से अपन स्वर संधि के 5 भेद यहां पर पढ़कर आए हैं, तो उस प्रकार से व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होगा। व्यंजन संधि नियमों पर चलती है, जैसे तीसरे वर्ण का नियम हो गया, चौथे वर्ण का नियम हो गया, 5वें वर्ण का, मूर्धन्य वर्णों का, च का आगम,
तो इस प्रकार से हलंत मैं का नियम, यानी ये पूरी की पूरी संधि नियमों पर चलेगी। तो अपन नियमों को देखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए इस संधि को कंप्लीट करेंगे और उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से अपनों ने बहुत ही अच्छे से स्वर संधि को कंप्लीट किया है। तो बढ़ते हैं आगे। व्यंजन संधि में अपन बात करते हैं अब पहले नियम की। पहला नियम कौन सा है? पहले नियम की यदि अपन बात करें तो इसे तीसरे वर्ण का नियम कह सकते हैं। तीसरे वर्ण का नियम कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें कंडीशन ये होती है कि भाई यदि प्रथम वर्ण के साथ तीसरा या चौथा या य या र या ल या व या कोई भी स्वर ये आ जाए। अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि प्रथम वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण ये क्या बात है। देखिए, इस प्रकार से आ जाए कि भी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी के बारे में इस प्रकार से बातें हो तो इसका मतलब ये होता है कि भी जो हमारे पास वर्ग है, हमारे पास व्यंजन वर्णों में कितने वर्ग माने जाते हैं, कितने वर्ग है हमारे यहाँ 5 वर्ग है। ठीक है, वर्ग कौन कौन से वर्ग? एक तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग और पै वर्ग। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का मतलब इन वर्गों का पहला वर्ण, तो पहले वर्ण तो ये स्वयं ही है, तो इसका मतलब तो हो गया ये। दूसरे वर्ण का मतलब देखिए, तीसरा है, तो तीसरे का मतलब कै ख ग, इसका तो ग मतलब हो गया। च का च छ ज। इस प्रकार से इनका तीसरा वर्ण इसका तीसरा होगा और इन्हीं का चौथा इसमें चौथा माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का मतलब ये हो जाता है कि भाई प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरे वर्ण का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तीसरे का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है, अब ये जो नियम है इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, प्रथम वर्ण का मतलब क्या आ सकता है? च आ सकता है, प आ सकता है, त आ सकता है, प आ सकता है। ठीक है, हो गए पांचों वर्ग, 5 ही वर्ग है और इन्हीं पांचों के आएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अन्य किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं होंगे। यदि ये लव में से कोई आ रहा है तो ऐसे वर्ग का नाम ही नहीं आएगा, स्वयं आएगा कि भी ये आने पर या रे आने पर या वह आने पर, ये सारे के सारे स्पष्ट लिखे जाएंगे। पहला वर्ण हो गया, उसके बाद तीसरे को अपन यूं भी लिख सकते हैं। तीसरा कौन सा? इन्हीं वर्गों का, प्रत्येक का, जैसे पै का बै, तै का दै, टै का दै और च का जय और कै का गै। ठीक है, या चौथा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या ये, या रे, या ले, या वह, या कोई भी स्वर। इस प्रकार से भी अपन इस नियम को पढ़ सकते हैं। अब अपन यहाँ पर पढ़ तो रहे हैं तीसरे वर्ण का नियम, अपन बात कर रहे हैं पहले, तीसरे, चौथे, या लव स्वर। तो तीसरे वर्ण का नियम इसे क्यों कहा जाता है? पूरा का पूरा क्या, क्यों, कैसे को लेकर चलिए, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको तीसरे वर्ण का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और प्लस से बाद में तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए या इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे? अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो ये कै तो किस में बदलेगा? ग में। च किस में बदलेगा? ज में। ट किस में बदलेगा? ड में, क्योंकि ट का तीसरा ड होता है। त किस में बदलेगा? द में। और प किस में बदलेगा? ब में। चूंकि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्णों में बदलते हैं, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है? तीसरे वर्ण का नियम कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूं कि अब तो कहीं भी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी और ये नियम पढ़ लेंगे, 2 और नियम पढ़ेंगे, तब मैं तीनों को इतने अच्छे से समझा दूंगी कि अपने को कहीं भी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, यहां तक कि आप देखते ही चीजें समझने लगेंगे।
तो इस प्रकार से ये नियम चलता है। तो ये कंडीशन रहती है कि भाई पहले वर्ग के साथ यदि इनमें से कोई भी मिल जाए तो ये एक ही परिवर्तन करना होगा, मात्र इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ इन्हीं को ही बदलना है और कहीं कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में उतारिए, अपन इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं और समझते हैं कि भाई कैसे क्या होता है। तो चलिए देखिए, अपन पढ़ रहे हैं कौन सा नियम, पहला, और पहले नियम को अपनों ने किस नाम से पढ़ा है, तीसरे वर्ण का नियम, इससे पढ़ा है। अब यहां पर यदि क आ जाए, च आ जाए, ट आ जाए, प आ जाए या प आ जाए, इनके साथ पहले अपन देख लेते हैं ये बनते किसमें, ये ग में बदलता है, ठीक है, ये ग में बदलता है, ये ज में बदलता है, ये ड में बदलता है, ये द में और ये ब में। इनके साथ यदि आ जाए, कौन सा, तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए या य आ जाए या र आ जाए या ल आ जाए या फिर व आ जाए या फिर स्वर आ जाए, ठीक है। यदि प्रथम वर्ण के साथ इनमें से कोई आ जाए तो ये इनमें बदलते हैं, ये हमारा नियम कहता है, हमें नियम से अलग नहीं जाना। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, कौन सा, अभी जो मैंने बताया था कि भी इसको अपन क्लियर आगे करेंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखिए यहां पर आ रहा है प्लस से पहले क, यानी प्रथम वर्ण, ठीक है। तो प्रथम वर्ण पहली शर्त पूरी। अब प्लस के बाद देखते हैं, प्लस के बाद ये आ रहा है स्वर, तो स्वर कोई भी आ सकता है, यहां पर मैं लिख भी देती हूं कि कोई भी स्वर आ जाए। तो ये दोनों शर्तें पूरी है, दोनों शर्तें पूरी होने पर अपने को परिवर्तन मात्र एक करना है, और कौन सा, इसको इसके ही तीसरे में बदलना है। तो इसका तीसरा कौन सा है, ग। और याद रखना यहां पर व्यंजन अपने मूल रूप में होंगे, मूल रूप में व्यंजन आधे होते हैं, हलंत युक्त होते हैं, ठीक है, व्यंजन हमेशा मूल रूप में होंगे और ये स्वरों की सहायता से पूरे बनते हैं। तो यहाँ पर स्वर इनके साथ मिले हुए नहीं होंगे। और वहां पर देख लीजिए मैंने पांचों के नीचे हलंत लगाया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। तो ये अगर बनाएगा तो ये भी हलंत युक्त ही बनाएगा, यानी ये आधा है तो ये भी आधा ही होगा, ठीक है। आगे यदि कोई स्वर होता है तो हम जानते हैं कि व्यंजन, आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आधा ग और आगे क्या है, ए, बना कौन, ग जोड़ एं, क्या बना, गैम बन गया, बन गया। अपनों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद ने बनाया है अपने आप को। अब दी का जो कि त्यों आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर अपनों ने गैम बना लिया। अब आगे क्या बन, सॉरी अंत था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिक जोड़ अंत लिखवाया था मैंने, अंग नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का गै बन गया, जो कि त्यों। अब बचा कौन, तय, शब्द क्या बन गया, दिगंत बन गया। इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए आपका देखा हुआ शब्द देखते हैं, एक शब्द है, हाँ एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ, यदि कोई स्वर नहीं आता यहाँ पे तो ये आधा का आधा भी रह जाता है। तो पहले उसी चीज को क्लियर करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है वाक जोड़ दान, ये शब्द है, प्रथम वर्ण पहली शर्त पूरी, आगे क्या है, द है। तो द कौन सी लाइन का है, तय वाली लाइन का, तय वाले वर्ग का है। तो त थ द, तय वाले वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, यानी हमारी शर्तें दोनों पूरी है। अब अपने को परिवर्तन मात्र इतना सा यहाँ पे करना है। तो कै को किस में बदल देंगे, आधे कै में बदल देंगे, ये आधा है। तो अब शब्द क्या बनेगा, अब आगे कोई स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो यहाँ पे कुछ जुड़ेगा नहीं है, आधा का आधा रह जाएगा। तो वाह और ग आधा अपन यूं लिखते हैं, या तो इस पूरे को लगाकर हलंत लगा दो या डंडा हटा दो।
आगे क्या है, दान है, तो जो कि त्यों लिख जाएगा। वाक का मतलब होता है वाणी, और दान का मतलब देना, बात दे देना। किसकी बात दे देना? आपके घर में कोई भी शादी लायक लड़का या लड़की है, रिश्तेदार देखने आए, रिश्ता पक्का हो गया, आपस में बातें दे दी, भाई हमारी तरफ से पक्का है, तो क्या होगी, आपने बात दे दी। तो इसलिए वागदान जो सगाई होती है उसी का ही पर्याय शब्द माना जाता है। वाणी दे देना या वाक दान एक ही अर्थ में लिया जाता है। अब अपन और शब्द देखते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द को देखते हैं। सबसे पहले तो ये शब्द वाक जोड़ ईश। अब यहां पर भी देखिए प्रथम वर्ण आ रहा है, प्रथम वर्ण प्लस से पहले की शर्त तो पूरी। अब प्लस के बाद की शर्त देखते हैं, स्वर आ रहा है तो कोई भी स्वर आ सकता है, दोनों शर्तें पूरी। अब अपने को मात्र इतना सा परिवर्तन करना है, इसको आधे ग में बदल देना है। अब आगे स्वर है तो इसमें जुड़ जाएगा, अब बड़ा ही है तो इस पर भी बड़ा ही लग जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। यानी इन दोनों को मिलाकर अपनों ने क्या बना लिया, गी बना लिया। अब ये वाह है और ग गी, इन दोनों का गी बनाया, जो कि त्यों लिख दिया, बचा कौन श, वागीश। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। चलिए और देख लेते हैं। मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, अच जोड़ अंत, ये शब्द है। यहां पर देखिए प्लस से पहले प्रथम वर्ण आ रहा है, चार है प्रथम वर्ण हमारी शर्त में है, पहली शर्त पूरी। बाद में स्वर आ रहा है तो कोई भी स्वर आ सकता है, दोनों शर्तें पूरी। परिवर्तन मात्र इतना, इसको किस में बदलना है, आधे जय में बदलना है। अब आगे स्वर है तो जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर तो अपनों ने क्या बना लिया, जैम बना लिया। अब ए और इन दोनों को मिलाया जय, जो कि त्यों लिख दो, बचा कौन, तय, अजंत शब्द बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, अच जोड़े आदि, ये है। अब यहां पर देखिए प्रथम वर्ण है और उसके बाद स्वर है, दोनों शर्तें पूरी, तो परिवर्तन मात्र इतना सा। अब इतना सा यानी इसको किस में बदलेंगे, इसके ही तीसरे में, तो च छ जय, जय में बदल दीजिए, जय में बदल दिया। आगे स्वर है, आ स्वर है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, जय जोड़ आ जा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को तो मिलाकर अपनों ने जा बना लिया। अब ये ए और आगे अपनों ने क्या बनाया, जा, और आगे क्या बचा, दी, शब्द क्या बन गया, आजादी बन गया। क्लियर है? अब ये चीज होती क्या है, देखिए वाणी का स्वामी वागीश कहलाता है और वाकदान सगाई कहलाता है। अचंत, देखिए मैं आपको बता देती हूं कि संस्कृत भाषा में जो अच होता है उसे, उस स्वर को कहते हैं, स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा शब्द है जो, और आदि और अंत की बात करें तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंत का मतलब होता है अंत, आपस में विलोम शब्द है ये, आदि का अंत विलोम होता है, तो इसलिए आदि का मतलब होता है प्रारंभ। यानी किसी शब्द की शुरुआत यदि स्वर से हो रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं, आजादी कहते हैं। और यदि किसी शब्द का अंत स्वर से हो रहा है, अच जोड़ अंत, तो अच तो स्वर हो गया और अंत तो स्वर से अंत हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अजंत कहलाता है। तो एक बार ये भी पूछ लिया गया कि भी अच क्या होता है, तो यहां पर अच का मतलब है स्वर। तो अजंत किसे कहेंगे, जिस शब्द का अंत स्वर से हो, और आजादी किसे कहेंगे, जिस शब्द का प्रारंभ स्वर से हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं उदाहरण इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो अपन इनको और अच्छे से भी क्लियर कर लेते हैं और उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए उसके बाद अपन देखते हैं, अपने सामने एक शब्द है, देखिए अब अपन देखते हैं कै और च के दोनों की उदाहरण देख लिए। अब देखते हैं अपन ट की। आपके सामने एक शब्द है षट जोड़ आनन, षट जोड़ आनन, ये शब्द है।
अब प्रथम वर्ण आ रहा है, स्वर आ रहा है, प्रथम वर्ण स्वर, दोनों शर्तें कंप्लीट, मात्र एक परिवर्तन, इसको इसके ही तीसरे, तो ट का तीसरा ट ठ ड में बदलेगा, तो ये किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। आगे स्वर है तो ड के साथ स्वर जोड़ दो, अब ड जोड़ आ क्या बना, डा बन गया। अब इन दोनों को मिलाकर तो अपनों ने क्या बना लिया, डा बना लिया। अब पहले क्या बचा था, श, इन दोनों का क्या बना, ड, आगे क्या बचा, न और न, शब्द क्या बना, षडानन। जिसके 6 मुख हो उसे अपन क्या कहते हैं, षडानन कहते हैं। और षडानन का पर्याय किसका माना जाता है, या षडानन किसे कहते हैं, कार्तिकेय को कहते हैं। एक चीज याद रखना, 6 मुख वाला पूछ ले तो कार्तिकेय, और 6 माताओं वाला पूछ ले यानी शाण मातुर आ जाए तो भी कार्तिकेय को कहा जाता है, और षडानन का आ जाए तो भी किसको कहा जाता है, कार्तिकेय। जो भगवान कृष्ण के बड़े बेटे थे, सॉरी भगवान शिव के बड़े बेटे थे, उनको क्या कहा जाता है, षडानन। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और है, कौन सा, आपके सामने एक शब्द है षट जोड़ गुण। अब ये शब्द है, प्रथम वर्ण है, पहली शर्त तो पूरी, आगे क्या है, ग। अब ग कौन से वर्ग का है, क वाले का, तो क ख ग, क वाले का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा हमारी शर्त में है, दोनों शर्तें पूरी है। अब परिवर्तन मात्र इतना सा, अब यहाँ पर ट को अपन किस में बदलेंगे, ट ठ ड में बदल देंगे। अब आगे कोई स्वर है नहीं, स्वर है नहीं, तो ये बेचारा आधा का आधा रह जाएगा, अपन इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये पहले तो बचा था स, इसका बना लिया अपनों ने क्या, ड, और बचा कौन, गुण, षडगुण, यानी 6 गुणों वाले को सम्मिलित रूप से षटगुण नहीं कहते, षडगुण कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और है आपके सामने, षट जोड़ रस, ये शब्द है, तो ट प्रथम वर्ण आ रहा है, क्लियर, पहली शर्त। उसके बाद र है, तो र भी हमारी शर्त में है, तो अपने दोनों शर्तें पूरी है, तो इसको बदल दीजिए ना, किसमें बदल दें, ड में बदल दें। अब शब्द क्या बना, अब आगे कोई स्वर है नहीं, व्यंजन है, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब श का श आ गया, इसका अपनों ने बना लिया ड, और र और स। याद रखिए रेफ का विधान यूं कहता है कि रे जो होता है वर्ण, उसको अपन जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रे आधा है तो ऊपर चला जाता है, जैसे पर्यावरण में, और यदि रे पूरा है और उससे पहले का व्यंजन आधा है तो अपन रे पैर में लगा देते हैं, जैसे प्रकार, तो पै आधा होता है, रे पूरा होता है, तो इस प्रकार से पैर में लग जाता है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि जो कोई घुंडी वाला वर्ण है, घुंडी वाला किसे कहते हैं, ट वाली लाइन के। अब ट वाली लाइन के ऐसे वर्ण होते हैं तो इनको ऐसे तो लगाया नहीं जाता, अगर ये इनमें से ट ड में से कोई आधा होता है, ट ठ ड में से, तो इसमें यदि पूरा र लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं। आपने देखा भी होगा ट्रक, तो ट आधा होता है और र पूरा होता है, तो इस प्रकार से घुंडी वालों में लग जाता है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो शब्द है षड्रस, तो श और ड आधा है, र पूरा है, तो र को इस प्रकार से भी लगा सकते हो, ये शब्द भी बन सकता है षड्रस। अब देखते हैं अपन ट वाले, देखिए तो सत जोड़ आचार, एक शब्द है आपके सामने, सत जोड़ आचार। अब यहां पर देखिए प्रथम वर्ण ट, तो प्रथम वर्ण ट हमारी शर्त है, यानी प्लस से पहली वाली शर्त तो कंप्लीट है। अब प्लस के बाद क्या है, स्वर है, तो ये दोनों शर्तें पूरी, दोनों शर्तें पूरी है, तो प्रथम वर्ण को किस में बदलेंगे अपन, तीसरे वर्ण में। तो यहां पर इसमें परिवर्तन करना है। अब तय का तीसरा वर्ण त थ द हो जाएगा। अब द आधा है और उसके बाद में अगर स्वर है तो ये उसमें जुड़ जाएगा, तो द जोड़ आ क्या बना, दा बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को तो अपनों ने मिला लिया। अब इससे पहले कौन सा बचा, स बचा, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, दा, बचा कौन, चार, सदाचार। शब्द देखा होगा सदाचार कैसे बना है, कभी सोचा है, इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अपन एक शब्द और देख लेते हैं, पै वाला। तो मान लीजिए आपके सामने शब्द है अप जोड़
द, ताकि अपने सारों के एक एक शब्द हो जाए। हालांकि अपन और उदाहरण भी देखेंगे। अब देखिए प्रथम वर्ण आ रहा है, पहली शर्त प्लस से पहले की तो कंप्लीट है। अब द आ रहा है तो द तो तय वाली लाइन का, तय वाली लाइन का कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है और तीसरा भी हमारी शर्त में है, तो इसलिए हमारी दोनों शर्तें पूरी। मात्र इतना सा परिवर्तन, पै का तीसरा बनाना है, पै फै बै, अब बै में बदल दो, ठीक है। अब यहां पर आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा का आधा रह जाएगा, तो ए का ज्यों के त्यों लिख दिया। अब आधे बै को इस प्रकार से लिख देते हैं, आगे कौन है, द, शब्द क्या बन गया, अब्द बन गया। इस प्रकार से ये नियम चलते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि व्यंजन संधि का जो ये नियम अपनों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तैयार रहिए, कल मैं पहले उदाहरण लिखूंगी, आपको खुद संधि बनानी है, संधि करनी है। मैं विच्छेद लिख सकती हूँ, संधि लिख सकती हूँ, आपको खुद को करना है, बाद में मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।